दोस्तों, आज ये लड़का एक सुनसान होटल के हॉल में अपनी ट्राई साइकिल चला रहा था और जैसे ही मेन हॉल क्रॉस करते हुए कॉरिडोर में आया तो वो डर के मारे रुक गया जब उसने दो जुड़वा लड़कियों को उसे घूरते हुए देखा, जो उसे बस एक ही बात बोलती है कि आओ और हमेशा के लिए हमारे साथ खेलो। और इसके ही कुछ दिन बाद बर्फीली रात में हम उसी लड़के के पिता को एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागते हुए देखते हैं। लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ था जो एक बाप अपने ही बच्चे को मारने के लिए भाग रहा था, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। और हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले देखी हो, लेकिन इस मूवी को आज लगभग 46 साल हो चुके हैं और आज भी लोग पूरी तरह से इसका मतलब नहीं जान पाए, क्योंकि ये मूवी स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा बनाई गई है। और अगर आप स्टैनली के काम से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि उनकी मूवीज में हमें कैरेक्टर से ज्यादा बैकग्राउंड की डिटेल्स पर गौर करना पड़ता है, और इसलिए मुझे भी ये कहानी 2 बार देखनी पड़ी। और इस कहानी में बहुत से सब्लिमिनल मैसेज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छिपी हुई हैं, और कहानी के खत्म होते होते आप भी जान जाएंगे कि कैसे इस मूवी डायरेक्टर की रहस्यमयी मौत के बाद ये नॉर्मल सी साइकोलॉजिकल कहानी एक कल्ट क्लासिक बन गई, जिसमें उन्होंने कई सारे सीक्रेट मैसेज के जरिए सीधे तौर पर उस समय के पावरफुल लोगों से पंगा ले लिया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे शोले मूवी की 2 एंडिंग्स बनाई गई थी, ठीक वैसे ही इस मूवी की भी 2 एंडिंग्स बनाई गई थी। और शायद आप सभी ने बस एक ही एंडिंग देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दूसरी एंडिंग भी बताऊंगा जो कभी लोगों के सामने आई ही नहीं, जो आपका दिमाग घुमा देगी और आप कोई जरूरी डिटेल ना मिस कर जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो कहानी शुरू होती है साल 1980 में कोलोराडो स्प्रिंग्स के एक पहाड़ी इलाके से। यहाँ हम पहली बार जैक टॉरेंस को देखते हैं, जो आज एक ओवरलुक नाम के होटल में एक केयर टेकर की पोजीशन का इंटरव्यू देने आया है। जहां होटल मैनेजर स्टुअर्ट ने उसे बताया कि हम हर सर्दियों में होटल को बंद रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो होटल की देख रेख कर सके और बर्फ गिरने के दौरान होटल के बॉयलर रूम को भी ऑपरेट कर सके। ये सुन जैक बोलता है कि वो सारा काम संभाल लेगा, लेकिन इतने में ही मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि हो सकता है कि यहाँ अकेले रहने से तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा असर पड़े, क्योंकि ठीक 10 साल पहले यहाँ का जो पिछला केयरटेकर था उसने पागल होकर अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को मार डाला और फिर अपनी बंदूक से खुद को मार दिया, और उसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था। ये सुन जैक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और बोलता है कि कुछ लोग अकेलेपन से पागल हो जाते हैं, लेकिन मुझे अपनी बुक लिखने के लिए ऐसा ही अकेलापन चाहिए, और वो 5 महीने यहाँ रहकर अच्छे से होटल की देख रेख कर लेगा। और साथ ही उसकी बीवी को भी हॉरर मूवीज पसंद आती हैं, तो उसका भी समय यहाँ अच्छा गुजरेगा। इसके बाद हम जैक की बीवी वेंडी और उसके बेटे डैनी को देखते हैं। वेंडी तो होटल में जाने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन डैनी उस होटल में नहीं जाना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका दोस्त नहीं चाहता था कि डैनी वहां जाए। लेकिन उसका दोस्त कौन था? वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी उंगली थी, जिसका नाम उसने टोनी रखा था। वो जब भी अपनी उंगली हिलाता तो अजीब सी मजाकिया आवाज में बोलता था। वेंडी और जैक इस बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जरूर डैनी का कोई बचपना है। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात है। जब हम डैनी को फिर से बाथरूम में देखते हैं और उसका वही दोस्त टोनी उसे फिर से चेतावनी देता है कि तुम ओवरलुक होटल में मत जाओ, क्योंकि वहां कुछ बुरा होने वाला है। और इसके बाद टोनी बोलता है कि तुम्हारे डैड को केयर टेकर वाला काम मिल चुका है और वो 2 मिनट में फोन करने वाले हैं। इसके बाद ही वेंडी को जैक द्वारा कॉल करके बताया जाता है कि उसे केयर टेकर की नौकरी मिल गई। ये चीज बताती है कि डैनी का वो इमेजिनरी फ्रेंड टोनी असल में कुछ ऐसा देख सकता था जो आम इंसान नहीं देख सकते थे। डैनी फिर से अपने दोस्त टोनी से पूछता है कि तुम उस ओवरलुक होटल में क्यों नहीं जाना चाहते, जिस पर टोनी उसे फ्यूचर में होने वाली चीजों की झलक दिखाता है, जिसमें एक लिफ्ट से ढेर सारा खून, 2 छोटी लड़कियां और खुद डैनी का चिल्लाता हुआ चेहरा नजर आता है। ये चीज हमें बताती है कि जरूर डैनी ऐसी चीजें देख सकता था जो अभी होने वाली हैं, और ये किसी तरह की टेलीपैथी विजन थी। इसके बाद वो होश में नहीं रहता। जब आंखें खुली तो अपनी फैमिली डॉक्टर को अपने सामने पाया। पूछने पर डैनी ने बताया कि उसके इमेजिनरी फ्रेंड ने उसे कुछ अजीब दिखाया और वो अपने डैड के साथ उस होटल में नहीं जाना चाहता, जिस पर वो डॉक्टर उससे उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर डैनी ने बोला कि टोनी सिर्फ उससे ही बात करता है और किसी अजनबी से बात नहीं करता। वो हमेशा मेरे मुंह के अंदर रहता है और मुझे होने वाले खतरे की चेतावनी देता है। डॉक्टर के पूछने पर वेंडी बताती है कि ये 5 महीने पहले की बात है, जब उसके डैड घर आए और डैनी ने उनके राइटिंग पेपर्स जमीन पर गिरा दिए और गुस्से में जैक ने उसे पकड़ा और डैनी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और उसी दिन के बाद से डैनी ने अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी को जन्म दिया। लेकिन ये महज उसका बचपना भी हो सकता है। खैर, अब कुछ दिन बाद हम उन तीनों को गाड़ी में होटल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां पहले तो मैनेजर उन्हें होटल का टूर करवाता है।
इसी दौरान उसने बताया कि इस होटल का निर्माण साल 1907 में शुरू हुआ था और ये होटल एक नेटिव इंडियन ब्यूरियल ग्राउंड यानी कि नेटिव इंडियन ट्राइब्स के लोगों के कब्रिस्तान की जमीन पर बना है। और होटल बनते हुए यहाँ कई सारे नेटिव इंडियन ट्राइब्स के लोगों द्वारा जमीनी विवाद के कारण हमले भी हुए थे, लेकिन जैसे तैसे होटल बन ही गया। और इसके बाद वो बोलता है कि बर्फ गिरने पर उनकी गाड़ी किसी काम की नहीं होगी, इसीलिए यहाँ बर्फ पर चलने वाली एक स्नो कार भी है। और इसके बाद वो उन्हें उनके रहने वाला कमरा दिखाता है, जहाँ उन दोनों का कमरा अलग था और उनके बेटे डैनी का रूम सेपरेट था। यहाँ डैनी होटल के गेम रूम में डार्ट्स खेल रहा था और इसी दौरान जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो फिर से उसका सामना उन दो जुड़वा लड़कियों से हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। खैर, इसके बाद उस होटल का हेड शेफ, जिसका नाम डिक हॉलोरैन है, वो उन्हें मेन किचन घुमाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीजर में उनके लिए पूरे 1 साल का खाना और मीट रखा हुआ है। और वो डैनी से दोस्ती करते हुए उसे डॉक नाम से बुलाता है, जिस पर वेंडी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम डैनी को घर पर डॉक बुलाते हैं। ये सुन वो शेफ घबरा जाता है और ये बोलकर बात को घुमाने लगता है कि शायद उसने वेंडी को डैनी का निकनेम बोलते हुए सुना होगा। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। मेन स्टोरेज दिखाते हुए जब वो शेफ वेंडी से बात कर रहा था तो वो माइंड के जरिए डैनी से पूछता है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए। ये देख डैनी भी घबरा जाता है कि वो शेफ उससे माइंड के जरिए बात कैसे कर पा रहा था। इसके बाद वहां का मैनेजर वेंडी को अपने साथ रेडियो रूम दिखाने ले जाता है और डैनी उस शेफ के साथ अकेला रह जाता है। और उन दोनों की बातों के दौरान डैनी पूछता है, तुम मेरे साथ माइंड के जरिए बात कैसे कर पाए। जिस पर वो शेफ बताता है कि जब वो छोटा था तो वो भी अपनी दादी से भी ऐसे माइंड में बातें करता था और ऐसी सुपरनेचुरल पावर को वो शाइन बुलाता था। और यही हमें पता चलता है कि डैनी के पास भी सेम सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जिसमें वो फ्यूचर में होने वाली घटना देख सकता था और अपने ही जैसे लोगों से माइंड कनेक्शन में बात कर सकता था, जिसे वो टोनी बोलकर बुलाता है। डैनी बोलता है कि वो यहाँ नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे टोनी ने बताया कि ये जगह बुरी है, जिस पर शेफ ने बोला कि यहाँ बीते सालों में कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। जिस पर डैनी पूछता है कि रूम नंबर 237 में ऐसा क्या है जो सभी लोग उस रूम से डरते हैं, जिस पर वो शेफ उसकी बातों को घुमाते हुए उसे उस कमरे में जाने से मना करता है। खैर, अब कहानी 1 महीने बाद पर शिफ्ट होती है, जहां डैनी तो अपने ट्राईसाइकिल पर हॉल में घूमता रहता है और वेंडी भी जैक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन 11 बजने के बाद भी जैक सोया ही हुआ था। ये देख वेंडी उससे लेट तक सोने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बोला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने नॉवेल को लिखने के दौरान सोने में इतना लेट कैसे हो गया। खैर, इसके बाद हम मेन हॉल में उसके टाइपराइटर को देखते हैं, लेकिन जैक उस पर काम नहीं कर रहा। वो तो एक बॉल को दीवार पर मारने में बिजी है, क्योंकि शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अपने नॉवेल की कहानी को कैसे शुरू किया जाए, इसलिए उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान डैनी और उसकी मॉम भी उस होटल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को देखने जाते हैं, जो कि एक मेज था, और यहाँ घूमते हुए उन दोनों को अच्छा फील होता है। और यहाँ अंदर जैक भी उस बॉल से खेलते हुए उसे जमीन पर मारते हुए इधर उधर फेंकने लगता है और इसके बाद उसी टेबल पर पड़े उसी मेज के छोटे मॉडल को घूरने लगता है, लेकिन यहाँ उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। खैर, इसके बाद दिन का समय रात में समा जाता है और यहाँ डैनी फिर से बोर होने की वजह से होटल के कॉरिडोर में अपना साइकिल चलाने लगता है और घूमते हुए उसका सामना उसी रूम नंबर 237 से होता है। पहले तो क्यूरियोसिटी के चलते वो उसे खोलने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उसके अंदर फिर से उसका सामना उन्हीं 2 जुड़वा बहनों से हुआ तो क्या होगा। इसलिए वो डर कर फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और यहाँ हमारी नजर फिर से जैक पर जाती है, जो चेहरे पर सुकून लिए अपनी नॉवेल टाइप करने का काम कर रहा है। लेकिन इतने में ही वेंडी भी उसके पास आती है और उससे खाने के बारे में पूछते हुए उसके राइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लेती है। लेकिन इतने में ही जैक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अपना माथा पीटते हुए वेंडी पर गुस्सा होते हुए ये बोला कि आइंदा मेरे काम के बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, और उसे गालियां देने लगता है। ये देख वेंडी भी डरते हुए वहां से चली जाती है। खैर, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और स्नोफॉल का मौसम आ जाता है, जहां वेंडी और डैनी को हम पहली स्नोफॉल में खेलते हुए देखते हैं। लेकिन अंदर से जैक उन्हें एक अजीब सी खामोशी के साथ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने अजीब थे कि शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग की शांति खो रहा था। जैक अब सिर्फ राइटिंग प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देने लगा था, जिस सिलसिले में वेंडी को ही सारा काम देखना पड़ रहा था। जैसे ही स्नोफॉल की वजह से फोन लाइंस को चेक किया, जो कि बंद पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इमरजेंसी लाइंस पर कांटेक्ट करके वो उनसे सारे अपडेट्स लेती रहती है, जो उन्हें बताते हैं कि भारी तूफान की वजह से इलाके की सारी फोन लाइंस खराब हो गई है। और यहाँ इसी दौरान हमारी नजर फिर से नन्हे डैनी पर जाती है,
जो फिर से अपनी साइकिल पर कॉरिडोर के चक्कर लगा रहा था। लेकिन आज उसका सामना फिर से उन जुड़वा बहनों से होता है और आज पहली बार उन्होंने डैनी से बात की और अपने साथ हमेशा खेलने के लिए बुलाया। ये सुन डैनी डर जाता है और इसके बाद उन दोनों सिस्टर्स को बेजान हालत में देखते हैं और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन इतने में ही उसके इमेजिनरी फ्रेंड टोनी की एंट्री होती है, जो उसे बोलता है कि डरो मत डैनी, ये सब असली नहीं है, ये सब महज एक किताब की उन बनावटी फोटोज की तरह है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद डैनी आज शांति से अपने कमरे की तरफ जा रहा है। लेकिन इतने में ही उसकी नजर उसके डैड पर पड़ती है, जो एक अजीब खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। डैनी को अपने रूम से अपना टॉय लेना था, लेकिन जैक उसे अपने पास बुलाता है और यहाँ हम जैक के चेहरे पर मिक्स इमोशंस को देखते हैं, एक बाप का प्यार और एक अजीब सा गुस्सा भी। वो डैनी से पूछता है कि उसे ये होटल कैसा लगा, जिस पर डैनी बोलता है कि ये जगह ठीक है, और पलटकर वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपको यहाँ बुरा लगता है, जिस पर जैक बोला कि वो बस थक गया है और ये जगह बुरी नहीं, और अगर उसे मौका मिले तो वो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहेगा। और वो डैनी से भी यही चाहता है कि उसे भी ये जगह पसंद आए। इस पर डैनी पूछता है कि क्या आप मुझे और मॉम को हर्ट करोगे, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ जैक बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अब ये सारी बातों का मतलब हमें आगे समझ आएगा। इसके बाद कहानी के आगे बढ़ते ही कुछ दिन बाद हम डैनी को जमीन पर बैठे खेलते देखते हैं। इतने में ही उसके पास कोई बॉल फेंकता है और उसे लगा शायद उसके डैड ने फेंकी होगी, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से रूम नंबर 237 पर जाती है, जो खुला हुआ था। वो चेक करने के लिए उसके अंदर चला जाता है और यहाँ वेंडी भी आज बॉयलर रूम में सारे होटल के टेम्परेचर को चेक कर रही थी कि इतने में ही उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस ओर भागती है। और चेक किया तो यहाँ जैक भी हॉल में बैठा एक नाइटमेयर की वजह से चिल्ला रहा था। वेंडी के पूछने पर उसने घबराते हुए बताया कि उसने देखा कि वो अपने ही हाथों से वेंडी और अपने बेटे डैनी की जान ले रहा था और उसने उनको मारा ही नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए थे। ये सुन वेंडी भी घबरा जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वेंडी अपने बेटे डैनी को देखती है। डैनी की हालत खराब थी और उसका स्वेटर फटा हुआ था, गले पर निशान भी थे और वो घबराहट में अपना अंगूठा मुंह में डाले खामोशी से खड़ा था। वेंडी बार बार पूछती है कि ये किसने किया, पर डैनी खामोश था। वेंडी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके पति जैक का है, क्योंकि जैक पहले भी नशे की हालत में डैनी को चोट पहुंचा चुका था। जैक और वेंडी के बीच एक पुरानी कड़वाहट है। वेंडी आज भी जैक को उसकी वो हरकत याद करवाती है जब जैक ने गुस्से में डैनी का शोल्डर डिसलोकेट किया था। जैक ये चीज देख खामोशी से उन्हें सुनता रहता है। इसके बाद परेशानी से घूमते हुए उसकी नजर एक गोल्ड रूम नाम के हॉल पर जाती है। जैक अब हॉल के खाली बार में आता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो कहता है कि एक ग्लास बियर के लिए मैं अपनी आत्मा तक बेच सकता हूँ। और जैसे ही वो सामने देखता है, उसके सामने एक बारटेंडर खड़ा होता है जिसका नाम था लॉयड। हैरानी की बात यह थी कि जैक उसे पहले से जानता था। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सदियों पुराने दोस्त हों। जैक वहां लॉयड के सामने अपना दर्द रोता है, कहता है कि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, पर वेंडी उसे हमेशा नीचा दिखाती है। जैक लॉयड से जाहिर करता है कि वो इंसिडेंट 3 साल पहले हुआ था, जब एक दिन गुस्से में उसने घर आकर देखा कि डैनी ने उसके पेपर्स जमीन पर गिराए हुए थे और जैक ने गुस्से में डैनी को इतने जोर से पकड़ा कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह थी कि वेंडी ने डॉक्टर को बताया था कि यह घटना महज 5 महीने पुरानी बात है। तो क्या जैक कोई कहानी बना रहा था, या फिर इस होटल की दीवारों ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था? तभी वेंडी भागते हुए गोल्ड रूम में आती है। वो चीख रही थी कि रूम नंबर 237 में एक औरत ने डैनी पर हमला कर दिया। जैक को यकीन नहीं होता क्योंकि पूरे होटल में उनके सिवा कोई नहीं था। मगर वेंडी की जिद पर वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है और जब जैक उस कमरे में कदम रखता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत महिला दिखती है जो बाथटब से निकलकर उसकी तरफ बढ़ती है। जैक उसकी तरफ खींचा चला जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन दोस्तों, असली दहशत अब शुरू होती है। जैसे ही जैक सामने लगे आईने में देखता है तो डर के मारे उसकी चीख निकलने वाली होती है। वो जवान महिला अब एक बूढ़ी महिला में बदल चुकी थी, जिसकी बॉडी जगह जगह से गल रही थी। जैक वहां से जान बचाकर भागता है और कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। लेकिन जब वो वेंडी के पास लौटता है, वो झूठ बोलता है। वो कहता है कि वहां कोई नहीं था, ये महज उनके बेटे का भ्रम होगा। तो क्या जैक अब पूरी तरह इस होटल के असर में होकर झूठ बोलने लग पड़ा था? वेंडी ने बोला कि हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए, और होटल छोड़ने की बात सुनते ही जैक फिर से पागल होते हुए उस पर गुस्सा करता है और वापस गोल्ड रूम की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ नन्हे डैनी को अपनी शाइनिंग पावर्स के जरिए खतरे का एहसास हो रहा था।
वो अपने दिमाग से हेलोरन से कांटेक्ट करता है जो मीलों दूर था। हेलोरन को समझ आ जाता है कि ओवरलुक होटल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो तुरंत होटल में कांटेक्ट करता है, लेकिन सभी फोन लाइंस खराब पड़ी थी। ऐसे में वो इमरजेंसी फोन लाइंस पर होटल की जानकारी लेता है और वापस होटल की तरफ जाने का फैसला करता है। अब जैक जैसे ही गोल्ड रूम में आता है तो देखता है कि इस बार वहां कई सारे लोग हंसी खुशी से जश्न मना रहे थे, जो कि आज के नहीं बल्कि साल 1920 के जमाने के लोग थे। लेकिन वो सब असली नहीं बल्कि आत्माएं थी। जैक फिर से ड्रिंक ऑर्डर करता है और नाचने के लिए जैसे ही खड़ा होता है कि उसकी टक्कर एक वेटर से हो जाती है जिसका नाम था डेलबर्ट ग्रेडी। अब वो वेटर उसके कपड़े साफ करने लगता है और जैक भी उसे नोटिस करता है और उसे याद आता है कि ये तो वही ग्रेडी नाम का केयरटेकर था जिसने 1970 में अपनी बीवी और 2 बेटियों को मार डाला था। लेकिन जैक उस आदमी से डर नहीं रहा था, बल्कि अजीब तरह की फैसिनेशन के साथ उससे सवाल पूछने लगता है। जब जैक उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ केयरटेकर था, तो ग्रेडी एक ऐसा जवाब देता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ग्रेडी कहता है, नहीं जैक, केयरटेकर तुम हो और तुम हमेशा से यहाँ के केयरटेकर रहे हो। ग्रेडी जैक को भड़काता है कि उसका बेटा डैनी उस अश्वेत शेफ को यहाँ बुला रहा है और जैक को वही करना चाहिए जो ग्रेडी ने अपनी फैमिली के साथ किया था। उन्हें ठीक करना होगा, यानी उन्हें खत्म करना होगा। यहाँ वो बोलता है कि सालों पहले उसकी बीवी और बेटियों ने भी होटल से भागने की कोशिश की थी। मजबूरन उसने भी अपनी 2 बेटियों को ठीक किया था और फिर अपनी बीवी को भी ठीक कर दिया था, और आज तुम्हें भी अपने बीवी और बेटे को ठीक करना होगा। यहाँ ठीक करने से उसका मतलब जान लेना था। अब होटल की असली फितरत सामने आ रही थी। वेटर की बातें सुन जैक फौरन रेडियो रूम की तरफ जाता है और इमरजेंसी रेडियो को खामोशी के साथ एक वियर्ड स्माइल के साथ देखते हुए उसका सॉकेट निकाल देता है। यहाँ वो शेफ भी फ्लाइट लेकर होटल की तरफ निकल जाता है और उसके बाद गाड़ी लेकर बर्फबारी के बीच पहाड़ी रास्तों पर वहां पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। कहानी के अगले मोड़ पर घबराई हुई वेंडी जब जैक के टाइपराइटर के पास ये देखने जाती है कि वो इतने दिनों से क्या लिख रहा था, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। सैकड़ों पन्नों पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऐसा लग रहा था कि मानो जैक पागल हो चुका था और अब वो वेंडी के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में खून सवार था। वो कहता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस तुझे और डैनी को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और उसकी टोन बहुत अजीब थी, जैसे कि वो सच में अपना होश खो बैठा था। और यहाँ अजीब ये था कि डैनी भी अपनी सुपरनेचुरल पावर्स के जरिए अपने मॉम और डैड की बातें सुन रहा था। वेंडी किसी तरह जैक के सर पर बेसबॉल बैट मारती है और उसे बेहोश करके एक पेंट्री में बंद कर देती है। उसे लगता है कि अब वो लोग बच जाएंगे, लेकिन जैक हंसने लगता है। वो बताता है कि उसने पहले ही रेडियो और स्नोकार की बैटरी निकाल दी थी। वेंडी फौरन इस बात की पुष्टि करने बाहर जाती है तो पाती है कि जैक सच बोल रहा था। लेकिन उसका पति ऐसा क्यों कर रहा था? ये सोचकर वो रोने लगती है कि अब वो पूरी सर्दी के मौसम में यहाँ कैद हो चुके हैं। और यहाँ जैक को भी होश आता है और तभी उसे दरवाजे के बाहर से उसी पुराने केयरटेकर की आवाज आती है जो उसे बोलता है कि तुम अपने काम में फेल हो चुके हो। तुम्हें वेंडी को सबक सिखाना था, लेकिन वेंडी ही तुम पर भारी पड़ गई। ये सुन जैक उस केयरटेकर की आवाज से माफी मांगते हुए एक और मौका मांगता है और उसके ऐसे बोलते ही स्टोरेज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा लगता है कि किसी अनजान ताकत ने जैक को आजाद कर दिया है और जैक उसे शुक्रिया बोलता है। और यहाँ हमारी नजर बाहर जाती है और वो शेफ भी स्नोकार के जरिए होटल के बाहर तक आ चुका था और यहाँ रूम में आकर वेंडी सो जाती है। लेकिन इतने में ही डैनी एक चाकू लेकर अपनी मॉम की लिपस्टिक से उस डोर पर रेड रम लिख देता है और खुद की नहीं बल्कि अपने इमेजिनरी टोनी की आवाज में रेड रम वर्ड को बार बार दोहराने लगता है। जब वेंडी आईने में उस शब्द का उल्टा रिफ्लेक्शन देखती है तो उसका दम निकल जाता है। ये देख वेंडी बहुत ज्यादा डर जाती है और इतने में ही जैक भी कुल्हाड़ी से उनके दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैक दरवाजा तोड़कर अपना चेहरा अंदर घुसाता है और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखता है। वेंडी अपनी जान पर खेलकर डैनी को बाथरूम की एक छोटी सी खिड़की से बाहर भेज देती है और उसे होटल से बाहर भागने को बोलती है, लेकिन वो खुद उस खिड़की में फिट ना होने के कारण नहीं निकल पाती। जैक बाथरूम का दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि वेंडी चाकू से उसके हाथ पर हमला कर देती है। जैक दर्द की वजह से पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये हेलोरन था जो अपनी जान हथेली पर लेकर इन्हें बचाने पहुंचा था। जैक अपना रुख बदलता है और हेलोरन की तरफ जाता है। अब हेलोरन जैसे ही होटल के अंदर कदम रखता है, जैक सामने से उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अब डैनी बाहर बिल्कुल अकेला था।
और यहाँ कहानी का शुरुआती सीन फिर से सामने आता है जब जैक कुल्हाड़ी लेकर अपने ही बेटे का पीछा करते हुए उस विशाल मेज के अंदर चला जाता है। रात की डरावनी खामोशी में जैक किसी पागल हाथी की तरह डैनी के पैरों के निशान फॉलो कर रहा था। लेकिन डैनी बहुत चालाक निकला। उसने बर्फ पर अपने ही पैरों के निशान मिटा दिए और उल्टे पांव चलकर जैक को गुमराह कर दिया। लेकिन ये अजीब था कि डैनी को उस मेज का रास्ता पहले से मालूम था, क्योंकि वो अक्सर एक दो बार ही वहां खेलने आया था। खैर, यहाँ वेंडी भी पागलों की तरह हाथों में चाकू लिए अपने बेटे को ढूंढती है, जहां उसे एक रूम में कुछ अजीब दिखाई देता है, जहां एक डॉग कॉस्ट्यूम पहने हुआ शख्स दूसरे किसी आदमी के साथ इंटीमेट होते दिखाई दिया। लेकिन ये सब असली नहीं था, और नीचे आते ही उसे एक बूढ़े आदमी का भूत दिखाई देता है, जो उसे बोलता है कि ये पार्टी बहुत शानदार है। वेंडी फौरन डरते हुए भागती है, लेकिन सामने ही उसे उसी शेफ का मृत शरीर दिखता है और सामने वाली लिफ्ट से ढेर सारा ब्लड दिखाई देता है, और वो डरते हुए बाहर भाग जाती है। और यहाँ नन्हा डैनी भी सही सलामत बाहर निकल आता है और फाइनली अपनी माँ वेंडी से मिलता है। दोनों हेलोरन की गाड़ी लेकर उस जहन्नुम से हमेशा के लिए भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ जैक का क्या हुआ? जैक को उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था, और इसी वजह से अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो हम देखते हैं कि जैक बर्फ में जम चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी, और उसकी कुल्हाड़ी भी उसके साथ पड़ी है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। कैमरा धीरे धीरे होटल के बॉल रूम की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ बढ़ता है। ये एक पार्टी की फोटो थी। जब कैमरा उस फोटो पर जूम होता है तो हम देखते हैं कि जैक खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस फोटो पर 1921 का साल लिखा था। मतलब ये फोटो लगभग 60 साल पुरानी थी। तो सवाल यह है कि क्या जैक कोई घोस्ट था, या ग्रेडी की बात सही थी कि जैक हमेशा से ही इस होटल का केयरटेकर था। शायद इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जैक की आत्मा इस होटल के साथ एक इनफाइनाइट लूप में फंसी हुई है, जो हर बार एक नई बॉडी में आती है और वही खूनी इतिहास दोहराती है। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे सामने कई सारे सवाल छोड़ जाती है, जो हम बारी बारी समझेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि इस कहानी के दो एंडिंग हैं। एक में जैक बर्फ की वजह से मर जाता है, तो दूसरी एंडिंग में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वेंडी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां वही होटल मैनेजर उसके पास आकर ये बताता है कि पुलिस वालों ने जैक को बहुत ढूंढा, लेकिन उस मेज में उसकी बॉडी नहीं मिली। एंड आई एम श्योर कि ये एंडिंग आपने नहीं देखी होगी। लेकिन सवाल था कि दूसरी एंडिंग के हिसाब से जैक कहाँ गायब हो गया था। ये हम आगे समझेंगे। अब यहाँ ढेर सारी थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम पहली कहानी की थ्योरीज को समझेंगे। पहली थ्योरी है टू डिफरेंट कैरेक्टर थ्योरी, जिसमें हम देखेंगे कि जिस केयरटेकर की बात उस मैनेजर ने की थी उसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, और जो आत्मा जैक को वॉशरूम में मिली थी वो डेल्बर्ट ग्रेडी था। इसका मतलब नाम अलग थे लेकिन सरनेम सेम थे, और वो सभी जैक को उसके नाम से नहीं बुला रहे थे। वो सभी जैक को मिस्टर टॉरेंस बोलकर बुला रहे थे, यानी कि वो फोटो वाला आदमी भी जैक का कोई पिछला जन्म था जिसका सरनेम भी टॉरेंस था। यहाँ मैंने ध्यान से एक डिटेल को देखा कि वो मैनेजर बताता है कि उस चार्ल्स ग्रेडी ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को मारा था, लेकिन वो डेल्बर्ट ग्रेडी बताता है कि उसने अपनी 2 बेटियों को मारा था जिनकी उम्र 8 और 12 साल थी। इसका मतलब उसके पास 2 बेटियां तो थीं, लेकिन वो ट्विंस नहीं थी। इसका मतलब साल 1920 के टाइम का केयरटेकर था डेल्बर्ट ग्रेडी, जिसने 8 और 12 साल की बेटियों को मारा, और उसका पुनर्जन्म हुआ चार्ल्स ग्रेडी के नाम से, जिसने अपनी ट्विंस मतलब एक ही उम्र की लड़कियों को मारा था। और ठीक उसी तरह फोटो वाले मिस्टर टॉरेंस ने भी 1921 में अपने किसी बच्चे को मारा होगा, और आज 1980 में जैक टॉरेंस ने अपने बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश की थी। इसका मतलब आने वाले समय में जैक और उस वेटर ग्रेडी के आने वाले पुनर्जन्म वहां अपने परिवार के मेंबर्स की जान लेते रहेंगे, और ये कभी ना खत्म होने वाला अनंत लूप या फिर एक तरह से होटल का कर्ज था। लेकिन वो होटल उनसे ऐसा क्यों करवा रहा था? इसका जवाब हमें यहाँ मिलेगा जब वो मैनेजर बताता है कि ये होटल नेटिव इंडियन लोगों के बेरियल ग्राउंड पर बना है, और इसी वजह से वो होटल एक तरह से श्रापित हो चुका था। उन नेटिव इंडियन लोगों के भूत उनसे ऐसा करवा रहे होंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा बनाई गई मूवीज में बहुत सारी डिटेल्स को देखना पड़ता है, जहां हमारे लिए बहुत सीक्रेट सबलिमिनल मैसेज होते हैं। अब इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखने पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हालांकि ये एक ही सीन के 2 अलग अलग फ्रेम्स हैं। जब वो शेफ वेंडी से बात कर रहा था तो पिछली शेल्फ पर एक फूड कैन था जिस पर एक नेटिव अमेरिकन की फोटो थी, और असल में वो कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो फूड कैन को वहां रखा गया, लेकिन बाद में दूसरे एंगल वाले सीन में हटा दिया गया। यहां मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप ये रीड कर लो। मूवी निर्माता उन नेटिव अमेरिकन लोगों से हुए अत्याचार के बारे में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे थे, और यही बात वो होटल मैनेजर बोल रहा था।
कि ये होटल उनकी जमीन पर बनाया गया है, तो शायद इसलिए वो होटल कर्स्ड था। ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मैसेज था और शायद इस सीन के जरिए निर्माता ने उन नेटिव अमेरिकन की बात भी रखी थी। तो क्या ये फूड कैन यहाँ रखकर बाद में हटा लेना कोई इत्तेफाक था? इसके बाद हम आते हैं अगली थ्योरी पर, जिसका नाम है द अपोलो थ्योरी। और क्या आपको याद है कि मैंने कहानी के शुरू में कहा था कि यहाँ निर्माता ने पावरफुल लोगों से पंगा लिया था? वो इसलिए क्योंकि इस सीन में डैनी के स्वेटर को ध्यान से देखिए, उस पर अपोलो मिशन की फोटो बनी है, जिसे पहनकर डैनी उस रूम नंबर 237 में जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एक असली होटल है जिसमें ऐसे नंबर वाला कोई रूम है ही नहीं। ये बस निर्माता ने खुद से ऐड ऑन किया है। पहला तो ये रीजन होगा कि उस असली होटल में रूम 217 था, और अगर उसे हॉन्टेड रूम बनाया तो असल दुनिया में वहां सब उसे हॉन्टेड रूम समझेंगे और वहां कोई रहने नहीं जाएगा। और दूसरा रीजन ये कि असल में 1980 तक साइंस ने यह पता लगाया था कि धरती से मून तक का फासला 237,000 माइल्स है। इसलिए बड़ी चालाकी से निर्माता ने मजाक करते हुए यह दिखाया कि कैसे अपोलो विमान 237 की ओर जा रहा है, यानी कि चांद की ओर, और बाद में वो स्वेटर फट गया, यानी कि ये मून लैंडिंग मिशन असली नहीं था। यहाँ पॉज करके दोनों डेट्स को गौर से देख लीजिए, बस एक ही साल का डिफरेंस है। इसका मतलब स्टैनली बहुत अच्छे से पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स जानते थे, और बाद में स्टैनली ने इस मूवी में उनके बहुत से सीक्रेट खोल दिए थे, जो कि आप मेरी इस वाली वीडियो में देख ही चुके हैं। और अभी भी आपको ये सब बकवास लग रहा है तो जरा नजर घुमाइए और किचन स्टोरेज की शेल्फ पर देखिए कि कौन सी ड्रिंक रखी हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही सेम ड्रिंक 1980 के दशक में नासा की ऑफिशियल ड्रिंक थी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मूवी निर्माता ने ये ड्रिंक यहाँ जानबूझकर यूज की हो। और अगर आपको अभी भी थोड़ा शक है तो जरा किचन स्टोरेज के बॉक्स में देखिए कि क्या नंबर लिखा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर 39 है। और अब आप इस इमेज को देखेंगे कि ये कौन से एरिया का प्लेटफॉर्म कोड है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्टैनली की मूवीज में हीरो से ज्यादा बैकग्राउंड पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि स्टैनली उन पावरफुल लोगों का मजाक क्यों बना रहे थे। लेकिन ये सारी बस कॉन्स्पिरेसी और फैन थ्योरीज हैं। बाकी इन बातों को समझना आपके हाथ में है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि उनमें सारा झूठ भी हो। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने मेरी इस वाली वीडियो में आपसे ये कहा था कि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले कुछ फैमिलीज ने ये नोटिस किया था कि उनके घर के बाहर जो स्नोफॉल हो रही थी वो अजीब सी थी, जो पिघल नहीं रही थी। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरी इस बात को नकार दिया था, लेकिन अब नजर घुमाएंगे तो पाएंगे कि हमारे किसानों ने भी कुछ ऐसा ही नोटिस किया। जब उनकी फसल पर जो स्नोफॉल हुई थी वो 20 घंटे के बाद भी पिघल नहीं रही थी। तो क्या ये नेचुरल था? इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये समझना आपके हाथ में है। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली थ्योरी पर, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस दौरान जर्मनी में हिटलर ने कई सारे यहूदियों पर अत्याचार किए थे। लेकिन बहुत सी खबरों में ऐसा पाया गया कि स्टैनली हमेशा से उस बारे में एक मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन वो कभी बना नहीं पाए, क्योंकि माना जाता है कि जर्मनी का अत्याचार उनसे देखा नहीं गया। और उन्होंने इस मूवी में भी ढेर सारे सब्लिमिनल मैसेज छोड़े हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, जैसे कि ये वाला टाइपराइटर जो कि जर्मन कंपनी का था, और उससे निकले हुए बार बार दोहराए जाने वाली लाइंस वाले पेपर्स दिखाकर उन्होंने ये इशारा किया था कि जर्मनी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन इन लाइंस का दूसरा मतलब भी था। लाइंस को गौर से देखोगे तो पहले सारी लाइंस बहुत अच्छे से अरेंज करके लिखी होती हैं, यानी जैक का मानसिक संतुलन शुरू में ठीक था। लेकिन जैसे जैसे पेजेस को टर्न करोगे तो लाइंस बिना किसी ऑर्डर से अजीब फॉर्मेट में कंटिन्यू होती चली गई। और जैसे जैसे जैक उन लाइंस को अजीब फॉर्मेट में इधर उधर लिख रहा था, इसका मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। और रही इस टॉपिक की बात, तो ये इवेंट जिसमें यहूदियों पर हिटलर द्वारा अत्याचार हुआ था, ये साल 1942 में अपनी पीक पर था। और यही रीजन था कि स्टैनली ने 42 नंबर को मूवी में जगह जगह दिखाया है, जैसे कि स्टार्टिंग में डैनी के स्वेटर पर, या फिर आप रूम नंबर 237 के तीनों लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 42 ही आएगा। या फिर जब डैनी और वेंडी होटल में टीवी देख रहे थे तो उस शो का नाम भी समर ऑफ 42 था। खैर, इसके बाद आते हैं अगली थ्योरी पर, जिसका नाम है द गोल्ड रूम थ्योरी, जिसमें जैक एक ड्रिंक पाने के लिए अपनी सोल बेचने को भी तैयार था। और ये पूरी थ्योरी हमें इसी बात की ओर इशारा करती है कि जैसे ही उसने उस गोल्ड रूम में एंटर किया था तो वो जैक नहीं बल्कि उसका पिछला 1920 वाला वर्जन था। और यही रीजन था जो उसने उस बारटेंडर के गोस्ट को फौरन पहचान लिया, जो उसे जैक नाम से नहीं बल्कि मिस्टर टॉरेंस नाम से बुला रहा था, जिसने उस 1920 के जमाने में होटल की आत्माओं से किसी तरह की डील की होगी, जिस वजह से उसका हर एक आने वाला वंशज इसी तरह अपने परिवार को मारता रहेगा।
और ये ड्रिंक पाने के लिए आत्मा का सौदा करना एक तरह से किसी सीक्रेट रिचुअल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इन दोनों स्टोरीज को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और कभी आपने ध्यान दिया होगा तो मेरी इन दोनों वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोग बार बार ये वर्ड लिखते हैं, और जब इसे चेक किया तो ये सामने आया। अब ये हैंड जेस्चर ध्यान से देखिए, क्या आपको इसी से मिलता जुलता जेस्चर मूवी में कहीं नजर आया? गौर से देखने पर हमें उस लास्ट फोटो में ऐसा ही जेस्चर नजर आया था, जहां 1920 वाले मिस्टर टॉरेंस भी कुछ इसी तरह से खड़े हैं। इसलिए मैंने ये बोला कि शायद मिस्टर टॉरेंस ने 1920 में किसी तरह की कोई डील या फिर सीक्रेट रिचुअल किया होगा। अब ये पूरी तरह से मिलता जुलता जेस्चर तो नहीं था, क्योंकि यहाँ जैक ने 2 उंगलियां नहीं बल्कि पूरा हाथ दिखाया था। लेकिन मेरे ख्याल से मूवी निर्माता ने ये सीन इनडायरेक्ट तौर पर बस एक रेफरेंस के लिए हमारे सामने पेश किया होगा। इसके बाद आते हैं द रिफ्लेक्शन थ्योरी पर। इसके अकॉर्डिंग अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जैक जब भी किसी पुरानी आत्मा से बात करता और अपना आपा खो देता था तो वहां एक मिरर जरूर होता था, जैसे कि उस गोल्ड रूम में जहां मिरर के सामने आते ही वो पुराने लोगों से बात करता है, और यहाँ शीशे के सामने होते ही वो कैसे अजीब तरह से अपने बेटे डैनी से बात कर रहा था और ये बोल रहा था कि वो हमेशा इसी होटल में रहना चाहता है। और यहाँ वॉशरूम में उस डेल्बर्ट ग्रेडी के घोस्ट से बात करते हुए भी पीछे एक शीशा था, और जब वो किचन स्टोरेज में फंस जाता है तो थोड़ा ही सही लेकिन दरवाजे का शाइनी सरफेस एक तरह से रिफ्लेक्शन का काम कर रहा था। जब डेल्बर्ट ग्रेडी का घोस्ट उसे आजाद करता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में देखेंगे तो किचन स्टोरेज के हर एक डोर के अंदरूनी हिस्से पर सफेद लोहे की बॉर्डर्स है, लेकिन सिर्फ उसके ही डोर पर बॉर्डर्स नहीं थी। और इसके बाद जब उसने रूम नंबर 237 को देखा तो वो जवान महिला नहीं थी, बल्कि शीशे में देखा तो एक बूढ़ी महिला थी जो सालों पहले मर चुकी थी, जिसका भूत भी उसे शीशे के बाद ही दिखाई दिया। तो क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर एक तरह का हिंट जो मूवी निर्माता ने हमारे समझने के लिए छोड़ा था? और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस रूम में वो महिला की आत्मा होना निर्माता द्वारा ये भी दिखाता है कि ये डिजायर्स एक दिन खत्म हो जाएंगी। डिजायर आपको एक पल के लिए अट्रैक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन बाद में सब फीका पड़ने लगेगा, क्योंकि इस मूवी में ये भी दिखाया गया था कि जैक डिजायर्स से भरा हुआ इंसान था जो अपनी बीवी के अलावा दूसरी महिलाओं पर भी नजर रखता होगा। बाकी इस सीन का मुझे कोई खास रेफरेंस नहीं मिला, और यहाँ गौर करेंगे तो ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की होगी कि मूवी की शुरुआत में निर्माता ने जानबूझकर एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया था जिसका नाम डायज इरे था, जिसका मतलब होता है विनाश का दिन। यानी निर्माता ने स्टार्टिंग में ही ये हिंट दे दिया था कि कहानी खत्म होते ही जैक का मरना तो तय है। और इसके बाद आते हैं आज की थर्ड लास्ट थ्योरी पर, जिसका नाम है दी प्रेडिक्शन थ्योरी, जिसमें पहले से ही हमारे सामने हिंट दे दिए गए थे कि इस मूवी में कौन कौन मरने वाला है। जैसे कि स्टार्टिंग का इंट्रो म्यूजिक जो जैक की एंट्री पर बजता है, इसका मतलब जैक का मरना तय है। और जब जैक बोरियत में उस बॉल को जमीन पर मारता है तो वहां एक अश्वेत कलर का टॉय पड़ा था जिसके ऊपर लाल कपड़ा था, और ठीक उसी जगह बाद में वो अश्वेत शेफ मारा जाता है जिसकी जैकेट भी चोट के कारण लाल हो गई थी। और साथ ही जब वो शेफ डैनी से बात कर रहा था तो निर्माता ने यहाँ डैनी के सर के ऊपर चाकू दिखाए थे जो उस पर पॉइंट कर रहे थे। इसका मतलब हमें पहले ही बता दिया गया था कि डैनी की जान खतरे में थी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड लास्ट थ्योरी पर कि आखिर वेंडी ने वो डॉग कॉस्ट्यूम और दूसरे आदमी के घोस्ट को क्यों देखा। इसके लिए हमें इस नॉवेल के असली राइटर की स्टोरी पर गौर करना होगा, जिनका नाम स्टीफन किंग है, जिनकी पुरानी नॉवेल में भी यही दोनों कैरेक्टर्स थे। जो सूट वाला आदमी है उसका नाम हॉरेंस था, जो कि सालों पहले उसी होटल का पुराना मालिक था, और जो डॉग कॉस्ट्यूम वाला आदमी है उसका नाम रोजर था, और वो रोजर एक तरह से समलैंगिक था और उस होटल मालिक से एक तरफा प्यार करता था। लेकिन वो होटल मालिक अय्याश टाइप का था जिसने रोजर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण किया होगा और उसे डॉग कॉस्ट्यूम पहनाकर काफी ह्यूमिलिएट किया था। और यहाँ इन दोनों की फोटो डैनी के बेडरूम के ऊपर भी थी, जो इनडायरेक्टली ये भी इशारा कर रहा था कि क्या नन्हे डैनी के साथ भी कोई गलत कर रहा था, शायद उसके डैड जैक। और अगर यहाँ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब वो होटल मैनेजर जैक को होटल दिखाने लगता है तब जैक एक मैगजीन पढ़ रहा था, जो कि ये वाली मैगजीन थी, जिसको गौर से देखेंगे तो उस पर एक टॉपिक लिखा था जो कि ये था, जो कि एक प्लेगर्ल वाली मैगजीन के लिए कुछ अजीब सा ही टॉपिक था, और मूवी निर्माता ने उसे किसी रीजन की वजह से यहाँ ऐड किया होगा। बाकी मैं श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकता, ये बस एक इनडायरेक्ट मैसेज था, और मूवी में इस सीन के बाद मुझे इसका कोई खास रेफरेंस नहीं मिला। ये महज एक सबलिमिनल मैसेज हो सकता है कि मूवी में उस होटल का पास्ट बहुत बुरा रहा होगा। और इसके बाद हम आज की लास्ट थ्योरी पर आते हैं, जिसमें हम उसी फोटो को फिर से देखते हैं और हम ये तो समझ गए हैं कि वो जैक नहीं, उसका कोई पिछला जन्म होगा।
क्योंकि अगर उसमें जैक होता तो जाहिर सी बात है वो मैनेजर उसे देखते ही पहचान जाता। लेकिन वो फोटो आखिर में अपने आप ऐड हुई होगी, मानो कि जैसे उसमें जैक की आत्मा कैद हो गई हो। लेकिन उस पर लिखी डेट का क्या मतलब था, जिसमें हम जुलाई 4 1921 को देखते हैं। यहाँ फिर से मूवी निर्माता ने दो अलग अलग डेट्स को बड़े ही शानदार तरीके से मिक्स किया है। जुलाई 4 वो दिन था जिस दिन अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आजाद हुआ था, और आजादी का उल्टा मतलब होता है कि कैद होना, यानी कि जैक उसमें कैद हो चुका था। और कहानी की पहली एंडिंग में जैक तो मर गया था, लेकिन दूसरी एंडिंग में पुलिस वालों को जैक नहीं मिला। तो दूसरी एंडिंग में जैक के गायब होने का यही मतलब होगा कि वो होटल उसे फिर से कैद कर चुका होगा और समय फिर से खुद को दोहराएगा। और सालों बाद कोई और मिस्टर टॉरेंस नाम का आदमी अपने परिवार के साथ वहां केयर टेकिंग का काम करने के लिए आएगा, और ये अनंत लूप हमेशा चलता ही रहेगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि साल 2019 में इसी मूवी का सीक्वल भी आया था जिसका नाम डॉक्टर स्लीप है। लेकिन मैंने यहाँ उसकी बात नहीं की, क्योंकि दी शाइनिंग मूवी स्टैनली ने क्या बातें माइंड में रखकर बनाई थी। हमने सिर्फ उन्हीं बातों को समझा है जो प्योरली कहानी के मेन कैरेक्टर जैक और उस होटल के ऊपर है। और जो डॉक्टर स्लीप वाली मूवी है वो बाद में इसी मूवी की पॉपुलैरिटी के आधार पर डैनी के ऊपर बनाई गई है, और उसे मैं बाद में फिर कभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आपकी कोई राय या फिर सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।